Good morning. Good morning. Good morning. Good ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. My screen is visible to you. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, how are you all? I hope you all are fine. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. I'm good. Ma'am. Yes, And, ma'am. Ma'am, you so, are also fine? yes, I'm also fine. I hope you enjoyed your holidays. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes ma'am. So, Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। चलिए तो स्टार्ट करके आज हम अपने जो चैप्टर्स हमारे लगे हुए हैं 2 सेक्शन डिस्कस करेंगे, है ना। थोड़ा सा वेट करना, मैं मैसेज डाल देती हूँ, इसमें लिंक डाल देती हूँ आपको व्हाट्सएप पे। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, दिस इज योर चैप्टर 11 and ये 7th A already has discussed, so I will ask a few questions from you all because this is from your day to day life experiences. So what do you mean by transportation? Anyone amongst you can answer? मैम मैम कैसे मैम हमारे बॉडी में कुछ ट्रांसपोर्ट करना Yes. मैम एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ ट्रांसपोर्ट करना यस, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, शिफ्ट करना कोई चीज को, उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। So I just asked you. Generates a force which pulls a body by the roots from the soil to reach the stem and leaves. Yes, it is also correct. Actually, I was asking from you the meaning of transportation. Okay. So second last student जिसने अभी रिस्पॉन्ड किया था, बिल्कुल सही इसने आंसर दिया है। कोई और बच्चा? ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स की हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ओके, तो चलिए इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं अपनी कंट्री में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। बताइए, एग्जाम्पल बताइए आपकी कंट्री में, एग्जाम्पल्स बताओ। मैम बस मैम हाँ, बिल्कुल ठीक। तो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन सिस्टम इन कंट्री, बस, ऑटो, ट्रेन। ओके, these are different modes of transportation in our daily life. So what they do, इनकी हेल्प से क्या होता है, जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो ये हम लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट करते हैं या चीज़ों को ले जाते हैं। इसी को ये है आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अ कंट्री। अच्छा, तो हम प्लांट्स और लिविंग बींग्स में देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन कौन से हैं, उनका डायग्राम क्या है। ठीक है, डायग्राम इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जाता है, और उसके बाद उनका फंक्शन हम देखेंगे। ओके, तो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, दोनों में ज़रूरत होती है, दोनों को ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स। ओके, अच्छा, तो ये आप फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई वी नीड ट्रांसपोर्ट। ओके, ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को, ये हम इसमें सबसे पहले देख लेते हैं। हाँ जी, क्या जरूरत है ट्रांसपोर्ट की? जो नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज व्हेन फर्स्ट इज, दीज आर द नीड्स। पहला है कि टू सेल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, दो सेल आपकी बॉडी में है जिनके बीच में ट्रांसपोर्ट होना है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत दूर है एक दूसरे से। तो सेकंड है
कि जो मटेरियल है जो एक सेल से दूसरे या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचा। नहीं आ रही। ओके, आप ठीक है? यस मैम। मैम। यस मैम। जो मटेरियल है आपकी बॉडी में, ओके, जैसे आप देखो, आप खाना खाते हो, आप फूड लेते हो, फूड का इंटेक करते हो, तो आपने तो फूड का इंटेक किस लिए किया है? आपको तो काम करना है ना? एंड एनर्जी चाहिए। काम करने के लिए, हाँ, एनर्जी चाहिए, मसल्स की हेल्प लेते हो आप। तो मसल्स है, जैसे आप कुछ उठा रहे हो, कुछ पिक कर रहे हो, तो आपका बाजू है ना, आपका आर्म है, वहां पे जो सेल्स हैं जिससे आपका बाजू बना है, ऑर्गन बना है, वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो आपका जो फूड है वो कहाँ जाता है, किस ऑर्गन में जाता है? स्टमक। हाँ, वो जा रहा है, वो जा रहा है, स्टमक। बिल्कुल ठीक है, वो जा रहा है स्टमक में। और आपको एनर्जी की जरूरत है मसल्स में, बाजू में, आर्म्स में। तो देखिए, इन दोनों सेल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और इनके बीच में हमने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है, हमें एनर्जी मिलती है हमें ग्लूकोज से। ठीक है, तो ग्लूकोज को कौन सी चीज लेके जाएगी मसल तक? तो ये जो ग्लूकोज आपका ब्लड, बिल्कुल ठीक है, मैम ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स। बिल्कुल ठीक है। तो ब्लड की हेल्प, ब्लड स्ट्रीम से आपका ग्लूकोज फाइनली आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट, ये जो चल रहा है, ये फिनोमेनन जो चल रहा है कि आपको ग्लूकोज आपका स्टमक से ट्रांसपोर्ट हो गया, सेल्स बाजू में जो मसल सेल्स है वहां तक पहुंचा है। दिस इज योर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओके, एंड दिस इज व्हाई वी नीड ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी। चाहे हम बात करें एनिमल्स की, चाहे हम बात करें ट्रीज की। अपने माइक्रोफोन ऑफ कर दो सारे प्लीज। अब मेरी वॉइस क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैम क्लियर। क्लियर। ओके, मैम क्लियर है। वेरी गुड। ओके, तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं, क्योंकि आपके चैप्टर में प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करना है हमने, एनिमल्स में भी। तो पहला हम ले रहे हैं एनिमल्स में, पहले हम सिर्फ एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपने देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो ऑर्गेनिजम्स है, दे नीड फूड। चाहे मैंने सिर्फ फूड का एग्जांपल दिया था, इसके अलावा आपकी बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये तीनों चीजें सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सेकंड, तो इन ये सारी चीजें तो आप जब इनटेक करते हो बॉडी में, जैसे ऑक्सीजन आपकी लंग्स में जाती है जब आप इनहेल करते हो, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ लंग्स को रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी ऑक्सीजन की आपके हर बॉडी पार्ट को रिक्वायरमेंट होती है। कोई बताएगा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपके कौन से बॉडी पार्ट्स को चाहिए? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मैम मैम लंग्स हार्ट मैम एवरी ऑर्गन। हार्ट। बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपने आंसर दिया है, मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है दैट इज रिक्वायर्ड इन लंग्स, हार्ट। ये जो आपने आंसर दिया है, ये तो ऑक्सीजन को आगे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं आपको, है ना? लेकिन एक्चुअल में ब्लड की जरूरत ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए होती है। वेरी गुड। अभी बच्चे का आंसर आया है कि जो ब्लड है, ब्लड नहीं पूछा था मैंने, पूछा है ऑक्सीजन। आपने कहना था ऑक्सीजन की नीड ग्लूकोज को डिकम्पोज करके वहां से एनर्जी निकालने के लिए हमें चाहिए होती है। ठीक है, जब ग्लूकोज, देखिए ये ग्लूकोज है, मैं सिंपल अगर यहाँ पे लिख दूं ऐसे कि आपने क्या किया, आपने एक पेपर लिया अपनी कॉपी का और उसको जला दिया, जलाने पे हीट निकलेगी, यही होता है। तो जो पेपर है, पेपर को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और जैसे ये जलता है तो वहां से हमें हीट मिलती है, हीट आपकी एनर्जी है। ठीक है,
तो यही काम यहाँ भी हो रहा है। अब पेपर की जगह पे आपकी बॉडी में ग्लूकोज जल रहा है, ग्लूकोज का कम्बशन चल रहा है, ओके। और वहां पर जब वो ग्लूकोज जलेगा तो उसके जलने से एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी आपको सिर्फ लंग्स हार्ट में नहीं चाहिए, आपके हर एक सेल को चाहिए, हर एक सेल को रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी आपकी बॉडी के। एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am. हर यस, हर एक बॉडी ऑर्गन को एनर्जी की जरूरत होती है बच्चों। तो आपका जो ऑक्सीजन है वो आपके हर एक सेल में प्रेजेंट हो, सेल को रिक्वायरमेंट होती है, हर एक सेल को चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो आपके हर एक बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचती है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपकी बॉडी ने ग्रो करना है, आपने काम करना है, तो उसको एनर्जी चाहिए। आपकी बॉडी को एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है अपनी बॉडी में। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बताइए, एक हेल्दी बॉडी का टेम्परेचर? 37. मैम 37 डिग्री। मैम 37। मैम 32। मैम 32। 32 नहीं होता है, 37 मैम नॉर्मल टेम्परेचर 37 to 45 डिग्री। 37 to 45 नहीं होता है भाई। मैम 98.6 मैम। मैम 42। 37 to मैम 37 डिग्री। ओके ओके, कोई बच्चा बोल रहा है 98 पॉइंट, बोलो बच्चे क्या आंसर बोल रहे हो आप? मैम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एग्जैक्टली, ये है फ़ारेनहाइट में और ये है सेल्सियस में। तो ये दोनों टेम्परेचर एग्जैक्ट आंसर है आपका। हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो अगर आप फ़ारेनहाइट में आंसर कर रहे हो तो 98.6 होना चाहिए या 37 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। आप थर्मोमीटर यूज करते हो, आजकल तो कोरोना पेंडेमिक है तो आप चेक करते रहते हो। अब कभी कभी कोई आपको लगता है कि आपकी बॉडी में हीट जनरेट हो रही है तो आप थर्मोमीटर लेते हो, उसमें ऐसा स्केल बना हुआ होता है ना, ये आपका थर्मोमीटर है। और इसके अंदर ऐसे मर्करी लेवल राइज करता है, या ऐसे ब्लैक कलर की लाइन होती है, यहाँ पे आपके स्केल पे लिखा होता है 32, है ना। या सेल्सियस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं है कितना होता है। देन यहाँ पे एक मार्क लगाया होता है थर्मोमीटर पे ही, वो मार्क होता है कि नॉर्मल है आपका। तो आज सारे बच्चे इस क्लिनिकल थर्मोमीटर में ये चीज देखेंगे, तो उसमें जो वैल्यू यहाँ होती है फ़ारेनहाइट में 98.6 होती है और यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस होती है। तो जैसे ही आपकी बॉडी में, बॉडी के कांटेक्ट में थर्मोमीटर आता है तो ये टेम्परेचर राइज होता है। और ये तब तक ये आपकी लाइन भी राइज करेगी, तब तक करेगी जब तक कि आपकी बॉडी और थर्मोमीटर का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। यहाँ पे आके रुक जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू आती है इट मींस आपको कोई फीवर नहीं है, आप नॉर्मल हो। लेकिन अगर इससे ऊपर बच्चों तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये आप किसी बच्चे ने आंसर दिया 45 डिग्री सेल्सियस, दिस इज रॉन्ग आंसर। 45 पे तो डेथ ही हो जाएगी, 42 डेथ हो जाएगी। 42 नहीं बच्चे, वो हो सकता है किसी और ऑर्गेनिज्म की आप बात कर रहे हो, लेकिन ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस से भी अगर राइज करता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे 42 पे। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। मैम, हाँ जी मैम हमारा तो मैम 99.5 तक पूछ रखा है मैम। 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में प्रॉब्लम नहीं होती है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हो तो फ़ारेनहाइट में पता नहीं कितना डिग्री फ़ारेनहाइट में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इनका रिलेशनशिप है, आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो दोनों यूनिट्स को। तो इसका फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। डिग्री सेल्सियस, चलिए मैं इसको आपको शेयर करूंगी। इट इज समथिंग 5/9 ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा होता है कुछ फॉर्मूला, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। आई विल शेयर यू इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। तो देखिए यहाँ से ऐसे कन्वर्जन, जैसे अब देखो आपका एक टेम्परेचर है जो हम लैब में यूज करते हैं, आप थर्मोमीटर से लेते हो डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन जैसे ही आप मेरे पास आओगे, मैं डिग्री सेल्सियस में बात नहीं करूंगी, मैं के में बात करूंगी। के आपका केल्विन होता है, बिल्कुल ठीक है। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन है कि आप केल्विन में अगर टेम्परेचर निकालना चाहते हो तो आपने क्या करना है, जो आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है उसमें आपने 273 ऐड करना होता है, 273.15।
मीन्स अगर मैं बोल रही हूँ 0 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में 0 डिग्री केल्विन नहीं होगा, इसको केल्विन में यहाँ इस फॉर्मूले को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्या आएगा, टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 लिख दिया मैंने प्लस 273.15। तो केल्विन में क्या वैल्यू आई, 273.15। यस, बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, कितना डिफरेंस है। यहाँ 0 बोल रहे हैं हम, जबकि केल्विन में 273 बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ जी बोलिए, आपका क्या। ऑक्सीजन कैसे डिकम्पोज करती है मैम ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने। हाँ, ऑक्सीजन कैसे डिकम्पोज करती है इसको ग्लूकोज को। ग्लूकोज आपका फॉर्मूला किसी को पता है, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है। चलिए सिंपल मैं आपको एक ग्लूकोज कोयले की आपको एग्जांपल देती हूँ। मैम C6H12O6। C6H12O6 बिल्कुल ठीक है। तो देखिए इसमें अब ये केमिस्ट्री है, तो इसमें आपने क्या किया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, आप इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जाके इसको पूरी तरह से तोड़ देगी, इस कंपाउंड को ब्रेक कर देगी। ब्रेक कैसे करेगी, ये खुद को इस कंपाउंड में ऐड कर लेगी, है ना, ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो जाएगी और साथ में ये कंपाउंड टूट भी जाएगा। देखिए तो यहाँ पर और मैम उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। हाँ, तो देखिए यहाँ कार्बन है, एक हाइड्रोजन H दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को अलग कर लेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरे आपको अल्फाबेट दिख रहे होंगे उनको अलग अलग करके लिख दो और उसके बाद इनमें ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो इसका CO2 बन जाएगा और इसका वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डिकम्पोजिशन होता है। अब कैसे चलता है, तो आप उसमें 11th या 12th में जब मेरे पास आओगे तो मैं आपको अच्छे से बढ़िया से इसका बताऊंगी। ठीक है मैम, तो क्या मतलब है कि O2 से क्या ज्यादा इससे पावरफुल होता है ग्लूकोज से। O2 पावरफुल होता है, आप अपनी बॉडी में इसको फील कर सकते हैं। हर सेकंड में आप कितनी ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो और कितनी CO2 बाहर निकाल रहे हो, कितना फास्ट प्रोसेस चल रहा है। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपकी बॉडी के अंदर कितना जल्दी, रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको, जिसमें आप फूड को ऑक्सीजन के साथ डिकम्पोज आपकी बॉडी कर रही है, आपके सेल में ये प्रोसेस चल रही होती है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा जितना हमने डिस्कस किया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जो टर्म। हाँ जी बोलिए मैम। ऐसा क्यों कहते हैं कि एरोप्लेन में हमको हम मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर जा नहीं सकते। एरोप्लेन में मरकरी थर्मोमीटर हम इसलिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका जो मरकरी है, मरकरी मेटल है, वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन सी मेटल है ये बताइए। मैम लिक्विड लिक्विड मैम, लिक्विड एरोप्लेन को चला देगी मैम, लिक्विड मैम। लिक्विड आशीष क्या बोल रहा है, आशीष। मैम जो लिक्विड है मैम, वो जो एरोप्लेन को मैम धीरे धीरे जला देगी मैम, क्योंकि मैम ज्यादातर मैम वो एल्यूमिनियम का होता है मैम। हाँ बिल्कुल ठीक है, जलाएगी तो नहीं पर करोड़ कर देगी, उसको मेल्ट कर देगी, है ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिक्विड है और ऑब्जर्व कर लेगी अपने में। हाँ इतना ज्यादा तो नहीं है, मतलब थर्मोमीटर, मतलब आपका मर्करी का बहुत कम है लेवल। जैसे आप एक तो आपने बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है इसमें कि एरोप्लेन आपका एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है, मैक्सिमम पार्ट्स एल्यूमिनियम मेटल के होते हैं और एल्यूमिनियम हाईली कोरोसिव होता है, कोरोजन हो जाता है। कोरोसिव का मतलब होता है कोरोजन हो जाता है इसका, है ना। कोरोजन मतलब मीनिंग आपको पता ही है, जब दूसरे एलिमेंट से कोई मेटल कंबाइन कर लेता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसमें क्या है कि एक तो ये लिक्विड स्टेट में है, जो आपने थर्मोमीटर ले रखा होगा उसके अंदर आपका जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है, सॉरी मरकरी है, ये आपका लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे ही आप ये किसी लिक्विड को हीट करते हो, तो लिक्विड को जब आप हीट करते हो तो क्या होता है बताइए। वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। मैम वो गैस स्टेट में आ जाती है। की तरह ऊपर उठता है। मैम गैस में मैम वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है। गैसियस फॉर्म में आ जाता है तो क्या होगा, थर्मोमीटर के अंदर क्या हो जाएगा, बहुत प्रेशर जनरेट हो जाएगा, है ना। जिससे वो फट जाता है। लिक्विड से जब कोई चीज गैस फेज में कन्वर्ट होती है तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, एक्सपैंड हो रहा है ये। ओके,
तो आपका जो मरकरी होगा थर्मोमीटर में वो धीरे धीरे एक्सपेंड करना शुरू हो जाएगा, तो जिससे कि वो ग्लास की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट टूट करेगा। जाएगा फिर, जो आपका टूट जाएगा। थर्मोमीटर ना, इसके वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट। दिव्यांश क्या बोल रहा है? दिव्यांश भट्ट क्या बोल रहा है, बताइए बच्चे। तो इसकी वॉल पे ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा और आपका थर्मोमीटर आपका टूट जाएगा। ओके, टूट जाएगा तो लिक्विड जो मेटल जो मरकरी है वो बाहर आ जाएगी और वो आपके एरोप्लेन के पार्ट्स पे गिर सकती है, जिससे एरोप्लेन को नुकसान पहुंचता है। ओके, तो इसलिए हम इसको कैरी नहीं करते हैं। मैम अगर हमारे ऊपर गिर जाए मरकरी तो हमारा क्या होगा? अगर मरकरी हमारे ऊपर गिर जाए तो हमें इतना खास नुकसान नहीं पहुंचता। मरकरी का सिंबल है Hg, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H है। मरकरी का ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट हम बोल रहे हैं। ह्यूमन बॉडी पे मरकरी का क्या इफेक्ट है? मरकरी को आपने अपने स्किन पे डाल दिया तो क्या होगा? उस टाइम तो ये कोई हार्म नहीं करेगी, लेकिन आपका स्किन जो है उसमें पोर्स होते हैं। जैसे आप क्रीम लगाते हो तो वो क्रीम थोड़ी देर में गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी स्किन है वो उस क्रीम को अपने पोर्स के थ्रू, जो छेद होते हैं आपकी स्किन में, उसके थ्रू वो अंदर चली जाती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही मरकरी भी आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, एम आई ऑडिबल? यस मैम। एक मिनट, मेरी स्क्रीन हैंग होगी। ओके, तो इसमें क्या है कि मरकरी आपकी बॉडी के अंदर चला गया। अब जो मरकरी मेटल है आपकी बॉडी में घुस चुका है। ठीक है, ये क्या हो गया? मरकरी मेटल आपकी बॉडी के अंदर चला गया है। ये चला गया आपकी बॉडी में। क्या हो गया इसको? ये शेप्स कहाँ से आ गई? तो मरकरी आपकी बॉडी में चला गया। अब क्या होगा? मरकरी एक हैवी मेटल है। आपको पता है कि थर्मोमीटर आजकल हम यूज नहीं करते हैं, दूसरे डिजिटल ही यूज करते हैं, ऐसे मरकरी वाले यूज में नहीं है, क्योंकि मरकरी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पता है आप लोगों को? यस मैम। नो मैम। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जो काफी लंबे टाइम तक नेचर में एग्जिस्ट करे, जो नेचर में जैसे कि काफी, प्लास्टिक। हाँ, जैसे कि प्लास्टिक लॉन्ग टाइम तक अगर वो नेचर के अंदर रहता है उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। दो वर्ड है इसमें, नॉन, नहीं। नॉन का मतलब नहीं होगा, नॉन मतलब नहीं होता। क्या नहीं होता इस? हाँ, बायो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना भाई? ये नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बायो। बायो मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिजम्स है वो उसको डिग्रेड नहीं करते हैं। डिग्रेड का मतलब उसको तोड़ते नहीं, तोड़ नहीं पाते। तोड़ मतलब उसको वो सड़ता नहीं है। ठीक है, सड़ गल नहीं पाता है, खत्म नहीं होगा, वो मिट्टी में कन्वर्ट नहीं होगा, सॉइल नहीं बनेगी उसकी। तो मरकरी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये सिर्फ नेचर की बात नहीं है, आपकी बॉडी में भी ये काफी लंबे टाइम तक रहता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जब आपकी बॉडी में रहेगा तो ये अंदर आपके जो सेल्स होते हैं वहां जाके, सेल में होता है डीएनए आरएनए, तो डीएनए आरएनए में घुसते ही ये उसको म्यूटेट कर सकता है। म्यूटेट अगर आपका डीएनए हो गया तो वहां से कैंसर ट्यूमर सेल जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको कैंसर हो सकता है फाइनली। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। और इसमें आपने ध्यान रखना है कि मेटल होती है, कोई भी मेटल होती है, अगर तो वो आपकी बोन्स में प्रेजेंट हो, अगर बोन्स तक जाती है, बोन्स अगर उसको स्टोर करती है मेटल को, जैसे मरकरी है, मरकरी को आपकी बोन्स ने स्टोर किया, तो ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती, ये हार्मलेस होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपका मरकरी ब्लड में डिसॉल्व होना शुरू हो गया, ब्लड में घुस गया, तो ये कैंसर करके ही दम लेता है, कैंसर हो जाता है बॉडी को। ठीक है, ये मरकरी है, ये मैम लेड है, जो क्या मरकरी होता है वो तो टॉक्सिक नहीं होता? चाहे, हाँ बच्चे, मैम जो मरकरी होता है वो तो टॉक्सिक नहीं होता? तो टॉक्सिसिटी तो बता रही हूँ मैं, टॉक्सिक है। ओके, ओके अब मैम। हाँ, अब देखो बच्चों, इसका टॉक्सिक लेवल क्या है। जैसे कोई एडल्ट अगर है तो उसमें ये जो मरकरी का है या कोई भी मेटल है जो आपकी बॉडी को हार्म करती है, जैसे लेड लिखा है मैंने, पीबी लेड के लिए। ओके, लेड मेटल भी बहुत हार्मफुल है। तो जो एडल्ट है, जैसे मैं हूँ, तो हमारे अंदर ये चांसेस होते हैं 95
+5, मतलब 95% हमारा जो ये मेटल होती है वो बोन में ही रहती है और 5% हमारी ब्लड में डिसॉल्व होती है, तो हमें इतना हार्म नहीं करती। लेकिन जो बच्चे होते हैं छोटे, जैसे तुम लोग, तो तुम्हारी बॉडी में ये परसेंट रहता है 70-30 का, मीन्स 70% तुम्हारा बोन में रहेगा, लेकिन ब्लड में ज्यादा अमाउंट आपका चला जाता है मेटल का, तो आपको खुद को सेव करना होता है। ठीक है, ओके, ये हमारा कंसर्न नहीं है, हम कुछ और डिस्कस कर रहे थे। चलिए, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे, वेरी गुड। तो इसको चैप्टर को थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं। तो इसमें जो पहला कीवर्ड आया इधर बच्चों, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपको डेफिनेशन आती है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से इरेजर से। ओके, चलिए, ये मान नहीं रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए, द सिस्टम कैरिंग दिस फंक्शन, ऐसे लिखा है, ऐसे नहीं लिखना है इसको, आपने लिखना है द सिस्टम कैरिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ये आपकी बुक में बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी हुई है। जो लास्ट में की वर्ड्स होते हैं, की पॉइंट्स आपकी बुक के एंड में दिए होते हैं एनसीईआरटी में, उसमें दे रखी होती है डेफिनेशन सारी। ठीक है, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी नहीं लिखना है आपने कोई एक्स्ट्रा, आपको एक्सरसाइज में बता लिखना नहीं है ये, नहीं लिखना है बच्चे, आप फ्री होके समझो इधर। ओके, तो ये आ गया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपको याद रखना है साथ साथ में। देखिए, ब्लड आप लोगों ने ही बताया था कि ब्लड से ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इसके अलावा ब्लड वेसल्स, हाँ, और हार्ट। मैम हार्ट एंड ब्लड। हाँ जी, हार्ट एंड ब्लड। तो इसमें लिखा है ब्लड, ब्लड वेसल, क्या 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 पढ़ा हमने इसमें? कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हमने इसमें रीड किया। हमने इसमें क्या रीड किया? हमने इसमें रीड किया ब्लड, पहला, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल, हार्ट, एंड थर्ड हार्ट। हार्ट। ओके, तो इसमें देखिए ब्लड है, ब्लड ही है मेन जो आपका ट्रांसपोर्ट करता है चीजों को। तो ब्लड ने ट्रांसपोर्ट होना है ना, ब्लड के थ्रू मटेरियल जाने हैं। लेकिन भाई ब्लड थोड़ी ऐसे फैला आपकी बॉडी में सारा, है ना। तो वेसल का मतलब होता है बर्तन, ठीक है। तो ब्लड को ले जाने के लिए जो कंटेनर होते हैं आपकी बॉडी में, उसको ब्लड वेसल बोलते हैं, ठीक है ना। और थर्ड हो गया हार्ट। हार्ट क्यों चाहिए? हार्ट आपकी बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए। अब पंप क्यों चाहिए? पंप कब लगता है? देखो, जैसे हैंड पंप आपने देखे हैं यहाँ पे, हैंड पंप से क्या होता है? मैम वो वाटर को पंप कर मैम वाटर पंप करता है, मैम लैंड से वाटर बैठा जब उसको पुश करते हैं तो वाटर आता है। बिल्कुल ठीक है। मैम लैंड वाटर है। हाँ, तो देखिए वाटर आपका यहाँ इतने डेप्थ में जाके है ना, और आप चाहते हो कि वाटर इस लेवल पे पहुंचे, ठीक है ना। आपने यहाँ पे टॉप पे को लेके जाना है, आपका वाटर बॉटम पे है ना। तो आप क्या करते हो? यहाँ से फोर्स लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, तब जाके ये वाटर यहाँ से फ्लो होता हुआ ऊपर वाले लेवल पे आता है। तो आप क्या है, आप सारा दिन लेटे तो नहीं रहते हो, आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, ठीक है। आपने खाना कहाँ खाया है? आपने खाना इधर खाया है, यहाँ पे। और आपका जो ट्रांसपोर्ट करना है मटेरियल, वो कहाँ पे जाना है मटेरियल को? यहाँ भी जाना है, ब्रेन में भी जाना है ना ब्लड ने। तो भाई इस ब्रेन तक पहुंचाने के लिए पंप की जरूरत पड़ेगी, हैंड पंप की, है ना। और उस हैंड पंप को क्या बोलते हैं हम बॉडी में? हार्ट। समझ में आ गई बात? तो कभी अगर तुम ऐसा फेंट होने वाले हो प्यारे बच्चों, बेहोश होने वाले हो, तो तुमने क्या करना है, या घर वाले हो कोई, तो आपने उस पेशेंट को ऐसे लिटा देना है, ठीक है। जैसे ही अगर फेंटिंग सिचुएशन हो, फिर भी ना हो, तो क्या करना है, जो टांगे हैं, टांगे उनको थोड़ा आपने ऊपर वाली हाइट पे रखना है। आपका ब्रेन नीचे होना चाहिए और आपकी टांगे ऊपर होनी चाहिए, ताकि आपका सारा ब्लड आपके ब्रेन फ्लो होता हुआ आपके जहां आपको जरूरत, फेंट हो रहे हो क्योंकि आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है ब्लड, तो वो ब्लड ब्रेन तक पहुंच जाए आराम से। समझ में आ गई बात? मैम हाँ जी ब्लड वेसल क्या होते हैं? मैम एक बच्चा क्वेश्चन पूछेगा पहले, आशीष। स्टोमक से हार्ट तक कैसे जाता है मैम?
मैम स्टमक से एक्चुअल में ये हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, अभी पढ़ेंगे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स इसमें। ओके मैम। ओके, मैम। देखते हैं इसको। तो आपका पहला हीरो आ गया हार्ट, जो आपकी बॉडी में इतना काम कर रहा है। जब से तुम पैदा हुए हो तब से ये मशीन, ये पंप देखो बिल्कुल ईमानदारी से लगा हुआ है आपकी बॉडी को चलाने में। ठीक है, तो दिस इज द इंजन ऑफ लाइफ। मैम इस पंप को मैम क्या होता है मैम? ब्लड के अलावा मैम कुछ और चाहिए होता है कि नहीं? बस हम यही आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर ये बहुत बढ़िया वे में आपको यहाँ प्रेजेंट किया हुआ आपकी बॉडी के अंदर का सारा फंक्शन। ठीक है, इसको मैं उधर ले जाती हूँ, दूसरी स्क्रीन पे समझाती हूँ तुम लोगों को। तो इसको हम देखते हैं, ये अच्छी सी बात है। देखिए इधर, ये यहाँ पर ये देखिए, ये है आपके लंग्स, यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पे ये लंग्स है। और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, यहाँ से देखो ये एरो बताया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है ये एरो। देखिए ये ऐसे एरो, ये आपकी बॉडी बनाई हुई है इधर, ये आपका बॉडी सिस्टम है ना। और ये यहाँ से लंग्स हैं, लंग्स मतलब माउथ ही समझ लो इसको। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, CO2 को ऐसे बाहर निकालते हो, है ना, एक्सहेल कर रहे हो, और O2 को अपनी बॉडी में एंटर करते हो। ठीक है, अब जैसे ही बॉडी में आपका ऑक्सीजन एंटर होता है, तो क्या होता है यहाँ पर जो डाइजेशन प्रोसेस है वो चलता है तुम्हारा स्टमक में। और तुम्हें पता है कि जो इंटेस्टाइन है वहां पर फाइनली आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो वहां पर जो ग्लूकोज होती है, वो ग्लूकोज आपका ब्लड के थ्रू, देखिए ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, सप्लाई होता है आपके सेल तक। समझ में आ गई इतनी बात? यस गुड मैम। ओके, तो ये सेल्स तक पहुंच चुका है। अब क्या होगा, सेल में प्रोसेस चलेगा, ग्लूकोज टूटेगा। ग्लूकोज का क्या हुआ, यहाँ ग्लूकोज पहुंच चुका था, ग्लूकोज के अलावा ऑक्सीजन आपका ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है। देखिए फूड लिखा है, फूड एक्चुअल में आपका ग्लूकोज है, जो लास्ट आपका सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये आपका सेल तक पहुंच गई दोनों चीजें। सेल में पहुंचने के बाद यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या करेंगे, डिकम्पोज होके CO2 को लिबरेट करेंगे। इसके अलावा जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे तुम सवेरे पॉटी करते हो, तो वो वेस्ट मटेरियल भी इसके साथ CO2 के साथ यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ रिलीज जब होगा तो इसको ले जाने के लिए भी कोई सामान चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए। तो वो गाड़ी आपकी यही है, देखो रेड कलर में रिप्रेजेंट की है, ये आपका ब्लड है। जो गाड़ी बनाई हुई है ना, ये आपका ब्लड है। ठीक है ना, तो ये ब्लड की गाड़ी ही आपकी क्या करती है, पिक करती है, इस मटेरियल को पिक करेगी, यहाँ से उठाएगी। और अपने साथ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, CO2 लिखा है, फिर वेस्ट लिखा है, फिर एक्सेस वाटर लिखा है ना। अगर पानी एक्स्ट्रा है वो भी आपका रिलीज होगा साथ में। इसलिए बोलते हैं कि आपने पानी खुला पीना, नहीं तो आपको कब्जी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर पानी कम रहेगा तो जो फेसेस बनेगी, जो पॉटी बनेगी आपकी, वो बहुत हार्ड होगी। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी अच्छे से साफ नहीं हो पाएगी। तो पानी आपने एक्सेस मतलब खुला पानी पीना होता है आपने। तो ये लेके देखिए यहाँ पे ये ब्लड लेके गया ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट को। ओके, और किडनी में जाके देखिए, किडनी में क्या होता है, ये ब्लड प्यूरिफाई होता है यहाँ पे जाके ये जो आपका CO2 के अलावा जो यहाँ वेस्ट है या पानी है, ये सारा का सारा किडनी फिल्टर करती है यहाँ पे। ठीक है, और किडनी से फिल्टर होने के बाद आप यूरिन करते हो, पॉटी करते हो, है ना, वो सारा रिलीज हो जाएगा। और जो बाकी ब्लड बचा हुआ जिसमें CO2 है आपकी, वो वापस लंग्स तक पहुंच के यहाँ से रिलीज कर देगा। समझ आई सारी कहानी? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब हम देखते हैं, हम हार्ट का देखेंगे पूरा। आपका हार्ट का आपको डायग्राम भी आता है और उसका फंक्शनिंग भी है इस चैप्टर में। ओके, अब ब्लड को देख लेते हैं कि ब्लड में ऐसा क्या है, क्या किन किन चीजों से मिलके ये बना है। तो योर ब्लड इज, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम हाँ जी, ब्लड को मैम ऐसे जो मैम आपकी पिक्चर में दिखा रखा है मैम, ऐसे दिखाते हैं मैम। ब्लड को ऐसे क्यों दिखाते हैं मैम? ब्लड तो लिक्विड होता है मैम। ब्लड एक्चुअल में बच्चों ब्लड जो है, ब्लड मैम प्लाज्मा में अलग अलग सेल्स होते हैं, दो सेल्स होते हैं, एक रेड ब्लड सेल्स होता है और RBC जिसमें है एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। इसके जैसे ब्लड रेड कलर कंटेन करता है। वेरी गुड।
तो बच्चे आशीष ये जो है ये आपकी सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं बच्चे, है ना, आइदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। यस मैम, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। यस, तो ये इसका जूम पिक्चर है जिसको हम नेक्ड आई से तो नहीं देख पाते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ओके, तभी हम इनको मैम हमारा खून निकलता है मैम, फिर मैम 1 ब्लड ड्रॉप में मैम मिलियन होते हैं ना मिलियन ऑफ मैम। सेल्स। हाँ जी आशीष, खून निकलता है। खून निकलता है तो मैम फिर मैम तो खून दिखता है, तो मैम उसको जूम करेंगे तो मैम उसके अंदर सेल हो जाएंगे मैम। हाँ, तो सेल उसके अंदर सेल्स ही है, वही इस टाइप के, इस शेप के होते हैं, आपने सेल पढ़े हैं, डिफरेंट शेप्स के सेल्स होते हैं ना, तो ये आपकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की शेप है। ओके, यस तो मैम। आपका जो क्वेश्चन है इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद और क्लियर हो जाएगा। इसमें हम यही बात अभी डिस्कस करने वाले थे कि योर ब्लड इज मेड अप ऑफ, किस किस से बना है। देखने में तो फ्लूइड लगता है, लिक्विड, रेड कलर का लिक्विड लगता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये, सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है प्लाज्मा। ब्लड का जो एक कंपोनेंट है दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? इट इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, इट इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, जो फ्लूइड है जिसके अंदर फिर ये चीजें मिक्स्ड है, सेल्स प्रेजेंट है ना, और चीजें प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, वो सारे किस में डाल के बनाए हमने? प्लाज्मा के अंदर डाल। जैसे आपने जूस पिया, आपने लेमन वाटर बनाया, तो आपको लेमन वाटर कैसे बनाया? आपने पानी के अंदर मिक्स किया, आपने लेमन जूस लिया, उसको पानी में डाला, है ना, चीनी ली, उसको भी डाला, थोड़ा सा सॉल्ट आपने ऐड किया, तो उसमें जो वाटर है वही रोल यहाँ पे प्लाज्मा प्ले कर रहा है। प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें अब मिक्स होने वाली है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट है इसमें आरबीसी। मैंने लिखा था आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म है, आर स्टैंड फॉर रेड, बी सेल्स। रेड ब्लड सेल। एग्जैक्टली, रेड ब्लड। बिल्कुल ठीक है। तो इसका ये आ गया फंक्शन। फंक्शन का मतलब है इसका काम, ठीक है ना। जैसे प्लाज्मा का काम क्या है? ये तो लिक्विड पार्ट है, फ्लूइडिटी बढ़ाता है, फ्लो करने की टेंडेंसी हो जाती है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह में। सॉलिड होगा तो मुश्किल हो जाएगा। ओके, फंक्शन क्या है आरबीसी का? देखिए, आरबीसी दे कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ये आपको पता होना चाहिए, प्लीज इसको आप नोट कर लेंगे। नोट नहीं मतलब आपने दिमाग में ही नोट कर लो अगर कर सकते हो तो। मैम व्हाइट ब्लड सेल्स हमें वायरसेस से बचाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जो रेड कलर है बच्चों आपकी ब्लड में, वो आरबीसी की प्रेजेंस की वजह से है। ठीक है, और अगेन आरबीसी का कलर रेड क्यों है? किसी को पता है? मैम उसमें हीमोग्लोबिन होता है मैम, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। बिल्कुल ठीक है, जैसे ब्लड रेड होता है। बिल्कुल ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन को हम HB से लिखते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन में अगेन क्या होता है ऐसा जिससे ये रेड होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल होती है, आयरन। ठीक है, और आयरन की वजह से ये रेड कलर होता है। मान लो अगर आपके ब्लड के अंदर, आपके ब्लड में अगर मान लो मैग्नीशियम होती, तो आपके अगर आपके ब्लड में मैग्नीशियम होता ना, तो आपका ब्लड का कलर कैसा हो जाता? ग्रीन। और अगर आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन अगर बनता कॉपर से, कॉपर आपको पता है घर पे जो भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करते हो उसमें जो रेडिश ब्राउन कलर का मेटल होता है दैट इज कॉपर। अगर कॉपर मेटल होता आपके ब्लड में तो आपका जो कलर है ब्लड का वो ब्लू कलर होता, ब्लू ब्लड। ठीक है, और ब्लू ब्लड होता है, ब्लू ब्लड एनिमल्स हमारे पास है। मैम ऑक्टोपस में होता है। यस, मैम सी एनिमल्स में तो होता है ब्लू ब्लड। इनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं, जैसे आपने ऑक्टोपस का एग्जांपल दिया है। मैम इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है? जिसमें स्पाइन कॉर्ड एब्सेंट होती है, स्पाइन नहीं होता है जिनमें। ठीक है ना, उन सबको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो उनका ब्लड कैसा होता है? ब्लू ब्लड होता है, ब्लू ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं उनको। तो ब्लू क्यों है? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लेकिन जो भी कंपोनेंट जो ट्रांसपोर्ट करता है वो किसका बना होता है? कॉपर। पर का
कॉपर का बना होता है। आर यू एंजॉइंग द क्लास और नॉट? मैम टू मच। Yes, Too ma'am. much, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Copy. Ma'am. मैम Okay. प्लाज्मा का कौन सा रंग होता है? हाँ बच्चे, मैम प्लाज्मा का रेड रेड रंग होता है या फिर येलो? प्लाज्मा का कलर, पानी का कलर कौन सा है बताओ? मैम कोई भी कलर नहीं। Ma'am. हाँ Ma'am, कलर, blue and white. तो कलरलेस। प्लाज्मा भी बच्चे कलरलेस है, ठीक है? ट्रांसपेरेंट। Ma'am, वो color. Ma'am. बिल्कुल ठीक है। तुम लोगों को तो बहुत आता है, मुझे नहीं आता कुछ भी। तुम लोगों को तो बहुत कुछ पता है। मैम, हाँ जी बोलो। मैम फिर मैम जब हमारी डेथ होती है मैम, तो मैम जो ब्लड जो हार्ट है मैम, वो पंप करना मैम फिर वो बंद क्यों कर देता है मैम? मतलब मैम वो पंप करता रहता है मैम इतने सालों से मैम, फिर बाद में बंद क्यों जाता है मैम फिर? एक्चुअल में मैम बच्चे, शायद जब ऑक्सीजन मान लो आप डेथ हो जाती है ना, तो डेथ होते ही क्या होता है